नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, लेसन 2 आपको बतलाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन लेसन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि लेसन 2 का है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो वैसा माध्यम या जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या वो अधिक हो, ज्यादा हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हवा में या शून्य में प्रकाश की चाल जो होता है सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों। अब सघन माध्यम, डेंसर मीडियम किसे कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया दोस्तों पानी। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद का टॉपिक दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि यही आपका लेसन है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते होंगे दोस्तों कि एक ग्लास में, जो कि कांच का ग्लास है, उसमें हम पानी भर देते हैं और एक सिक्के को बीच में डाल देते हैं और उसको देखते हैं तो सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम क्या करें, एक बाल्टी में पानी लें और उसमें एक रड को डालें तो रड जो होगा टूटा हुआ प्रतीत होगा, लग रहा है कि टूटा हुआ, लेकिन जब निकालते हैं तो सही रहता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का ही घटना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें कुछ नोट में हम लोग लिखे हैं, विभिन्न माध्यमों में, मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों, हर एक माध्यम का मतलब वही पानी, हवा, कांच, केरोसिन तेल और भी बर्फ, एल्कोहल, ये सभी माध्यम है दोस्तों, और इन सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है, यदि किसी माध्यम है दोस्तों, उसमें प्रकाशीय घनत्व यदि ज्यादा होगा, यदि उसका घनत्व, प्रकाश का घनत्व यदि उसमें ज्यादा है तो उसमें प्रकाश की चाल जो होगा उतना ही कम होगा। मतलब कहने का मतलब कि जितना प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहां देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की हम लोग व्याख्या के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ दिया गया है, फिगर में हमने बनाया है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए, एक माध्यम से आ रहा है दूसरे माध्यम में जा रहा है, मतलब ये माध्यम को हम लोग मानते हैं विरल माध्यम, ये आपका है विरल माध्यम, और ये है आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये मान लेते हैं सघन माध्यम में पानी है दोस्तों, और ये आपका हवा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरणें जो है हवा से पानी में गया,
प्रकाश की किरणें हवा से पानी में गया, तो हवा में प्रकाश की चाल जो होता है, आपको पता है कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है। तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसमें प्रकाशीय घनत्व जो है वो कम है। ठीक है। और यदि जिसमें प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। मतलब हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो प्रकाशीय घनत्व कम है। यदि प्रकाश की चाल जिसमें कम है तो वहां प्रकाशीय घनत्व अधिक है ना दोस्तों। तो यहां से जब प्रकाश की किरणें आया एक माध्यम से, मतलब हवा से, कहां गया, दूसरे माध्यम में, मतलब कहां गया, पानी में गया। तो जब हवा से मतलब विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ हवा में तो प्रकाश रोके वाला कम है, रुकावट तो यहाँ कम हो रहा है ना। तो जब यहाँ रुकावट कम हो रहा है, चूंकि ये विरल माध्यम है, तो हवा के जो अणु जो होता है बहुत दूर दूर होता है, तो प्रकाश के चाल को जो होगा इसमें रोकने ला तो कम होगा, प्रकाश के कण को रोकने ला कम होगा, जिस कारण से इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो गया। लेकिन जैसे ही पानी में गया तो पानी के अणु जो होते हैं हवा के अपेक्षा एक दूसरे से क्या होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं। तो यहाँ गया प्रकाश की किरणें पानी में, तो वहां पर किरणें जो है नजदीक नजदीक कण से टकराया तो क्या हो गया, वो मुड़ गया अभिलंब की ओर। ये घटना होती है दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चूंकि सघन माध्यम में मतलब क्या कि इसमें जो अणु है काफी सटे सटे होंगे, प्रकाश के कण को जाने से तो रोकेगा, है ना, प्रकाश की चाल तो इसमें कम होगा। लेकिन जैसे ही उसको मिल गया हवा में प्रकाश के अणु तो काफी दूर दूर होते हैं, तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर होकर भागना स्टार्ट कर दिया। मतलब यही घटना होता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के लिए पहला हम लोग देखते हैं आपतित किरण, है ना दोस्तों, इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो किरणें प्रकाशीय स्रोत से आती है, जो किरण प्रकाशीय स्रोत से आती है दोस्तों, उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ OA प्रकाशीय स्रोत से आ रही है तो इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, इसका बाद आपतित किरण के बाद हम लोग देख लेते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह किसे कहते हैं दोस्तों, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं दोस्तों। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं अपवर्तक सतह के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अभी रहने देते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। को अपवर्तक सतह कहते हैं। अपवर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखिए ये एक अलग माध्यम है, ये एक अलग माध्यम है, इस माध्यम को अलग कर रहा है ये सतह, तो ये सतह जो हो गया आपका अपवर्तक सतह हो गया।
ठीक है दोस्तों। अब यहां से हम लोग जानेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जो किरणें प्रकाशीय स्रोत से आती है और आने के बाद अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रकाश की किरणें आया तो आपतित किरण जिस दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह अपवर्तक सतह, आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे। जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में, ये पहला माध्यम में जो आ रहा है वो आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जो किरणें जाती है अपवर्तन के बाद उस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद जाएगा दोस्तों तो या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, है ना। इसीलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया कि जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपवर्तित किरण के बाद हम लोग देखेंगे अभिलंब। नॉर्मल। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहां देखिए, यह है आपका आपतन बिंदु, इस पर जो लंब डाला इसे ही हम लोग अभिलंब कहेंगे, इसे अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसे एन डैश से सूचित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अभिलंब तो देख लिए, अब देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण ANGLE, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है दोस्तों। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यहां से लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हो गया अपवर्तन कोण। आपतन कोण हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों यहां देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब फिर से एक बार इसको फिगर को देख लें। जो किरण प्रकाशीय स्रोत से आती है उसको आपतित किरण, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। ठीक है, जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, ऐसे तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसका टॉपिक। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेगा तब क्या होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत जाएगी तब क्या होगा, है ना दोस्तों। ये आपका आ गया अपवर्तक सतह, और ये मान लेते हैं हवा है। हवा मतलब दोस्तों विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। और ये आपका पानी है। पानी बोले तो कौन सा माध्यम दोस्तों, सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब देखिए,
जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में लंबवत पड़ेगी, तो वो बिना विचलन के, उसमें कोई विचलन नहीं होगा और सीधे निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में लंबवत जाती है तो बिना विचलन के बाहर निकल जाती है। इस बात को आपको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत पड़ती है या लंबवत जाती है तो बिना विचलन के वो बाहर हो जाती है। ठीक है, उस टाइम जो है अपवर्तित आपतन कोण का वैल्यू भी 0 होता है और अपवर्तन कोण का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत जाती है तो वह बिना विचलन के सीधे बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं पार्श्विक विस्थापन। आखिरकार पार्श्विक विस्थापन है क्या दोस्तों, है ना। पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कहा गया दोस्तों कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो इस बात को समझने के लिए जरा आप यहां समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं कि यह एक कांच की सिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। इसे मान लेते हैं कि यह एक कांच की सिल्ली है और जब प्रकाश की किरणें एक कांच की सिल्ली से होकर जाएगी तो ये तो आपका कौन सा माध्यम है, ये तो विरल माध्यम है, और ये कौन माध्यम हो गया, आपका सघन माध्यम हो गया, और यहाँ इसका हो गया नॉर्मल। तो ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ा। ठीक है, फिर देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका सघन माध्यम हो गया। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल तो हमेशा एकदम एक समान से चला। ठीक है, जैसे ही यहां पर बाहर निकलने के आया अपवर्तक, दूसरे अपवर्तक सतह पर आया, तो ये आपका ये जो आपतित किरण है, सॉरी अपवर्तित किरण है, ये अब आपतित किरण का काम करेगा इस सतह के लिए, और यहां पर भी एक नॉर्मल होगा दोस्तों। यहां पर n मान लेते हैं, यहां पर n डैश मान लेते हैं। ठीक है, और फिर होगा क्या कि फिर ये अभिलंब की ओर मुड़ा था ना, तो जब आप ये तो हो गया आपका विरल माध्यम हो गया। ठीक है, और ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया, ये तो सघन माध्यम हो गया। फिर से ये कौन सा माध्यम आ गया, आपका विरल माध्यम आ गया। ध्यान दीजिएगा, पहले विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा। ठीक है, अब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है दोस्तों, अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण की दिशा रेखा ये होगा, और निर्गत किरण, इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं दोस्तों।
निर्गत किरण, निर्गत किरण की दिशा रेखा ये हो गया। और दोनों के बीच का ये ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का जो लांबिक दूरी है, इसी दूरी को दोस्तों हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण की दिशा रेखा, आपतित किरण है तो आपतित किरण की दिशा रेखा और निर्गत किरण की दिशा रेखा के बीच के जो लांबिक दूरी है, इसी लांबिक दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहां से लिख देते हैं दोस्तों, आपतित किरण, एक मिनट, जब प्रकाश की किरणें किसी मोटी कांच या सिल्ली में तो समझते हैं ना दोस्तों, जो बर्फ वाला जो होता है, बड़ा सा बर्फ वाला, उसी को सिल्ली कहते हैं। सिल्ली से, बर्फ के सिल्ली भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बर्फ के सिल्ली से गुजरती है तो आपतित किरण की दिशा रेखा, आपतित किरण की दिशा रेखा और निर्गत किरण की दिशा रेखा के बीच के लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो होता है किसी मोटी कांच, पतले कांच से नहीं होगा, किसी मोटी कांच या बर्फ के सिल्ली से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण की दिशा रेखा और निर्गत किरण की दिशा रेखा, देखिए आपतित किरण ये है तो आपतित किरण की दिशा रेखा, और निर्गत किरण इधर आ जा रहा, तो ये किरण किधर से आ रही है, इधर से आ रही है। निर्गत किरण की दिशा रेखा के बीच के लांबिक दूरी को, हर एक लांबिक दूरी को, यहाँ पर भी लांबिक दूरी होगा, पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, लांबिक दूरी मतलब सब जगह दूरी इसका समान होगा। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रकाश का ये अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्निफिकेशन,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन गलती हो गया था। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण या अपवर्तनांक रेशियो होता है ना, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल मतलब हवा में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिख देते हैं शून्य या हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका अपवर्तनांक निकालना हो। के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का डिफिनेशन तो हम लोग लिख लिए, ऊपर में कहा गया शून्य या हवा में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। तो आप लोग को पता है कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख या 3 × 10⁸ मीटर, 3 लाख या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना दोनों का अनुपात करेंगे, वही आपका क्या देगा, अपवर्तनांक देगा। जैसे कि देखते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे हम लोग अभी निकाल लेते हैं ये किसका, पानी का अपवर्तनांक निकालते हैं, पानी का अपवर्तनांक। तो दोस्तों यदि हम पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ऊपर में तो लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल, ऊपर में लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, और नीचे में लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो यहां लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हो कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, अभी लिखा भी हुआ है 3 लाख किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर दे देते हैं पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर मतलब 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड खत्म हो गया, यहां से ये खत्म हो गया। आप इसको काट दो, 5 चौके 20, 25 25, इसे भी काटो आप, 5 से काटे हैं 6 5 30, फिर कटेगा 15 चौके 60, 15 तिया 45 मतलब 4/3। यदि हम भागा देंगे दोस्तों तो 1.333 ही ना आ रहा, मतलब 1.33 आ गया पानी का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, पानी
का अपवर्तनांक। उसी तरह से आपको निकालना है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल कर आप कमेंट करें इसका आंसर क्या आया है। कांच का अपवर्तनांक यदि आपको निकालने के लिए कहेगा दोस्तों, तो ऊपर में तो लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल और नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 लाख, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर में बोल रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड में बोल रहे हैं। जैसे रखना वैसे रख के भी आप बना सकते हो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है कि कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक उसमें मीनिंग सुधार लीजिएगा दोस्तों, रिफ्रैक्टिंग लिखा गया, रिफ्रैक्टिव होगा। ठीक है, अपवर्तनांक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निरपेक्ष, है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक वैसा अपवर्तनांक जिसको हम लोग जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को क्या किया जाता है, वायु के अपवर्तनांक से तुलना किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक को वायु के अपवर्तनांक से जब तुलना किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी आपने निकाला कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 आया और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हमेशा आपको याद रखना, शून्य का अपवर्तनांक 1 होता है ना। तो हवा का निकालना है तो हवा में प्रकाश की चाल और नीचे हवा में प्रकाश की चाल कट जाएगा, 1 ही ना आएगा। तो सिंपल बात कहिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक उसे कहते हैं जिसको 1 से कंपेयर किया जाता है, कि 1 से कितना ज्यादा है, कम तो होगा नहीं क्योंकि 1 से कम किसी का नहीं होता है, सबका 1 से ज्यादा होता है। तो 1 से कितना ज्यादा है उसी को पता करना ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग करेंगे क्या, यहां से हम लोग ये देखेंगे कि जब किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हवा के अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, 1 से तुलना किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब अपेक्षिक अपवर्तनांक की बात करते हैं कि अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को, दो निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे जैसे हम लोग लिखे यहाँ n/1, तो जब हम लोग यहाँ लिखेंगे n/1 तो यहाँ आ जाएगा n2 बटा में आएगा n1। यदि 2 1 कहेगा तो पहले n2 बाद में n1। ठीक है दोस्तों, यदि 1 2 कहता ऐसे n1 2, इसका मतलब क्या कि n1 बटा में n2, है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब कि दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और पहले माध्यम के अपवर्तनांक को कंपेयर किया जा रहा है। तो n2 1, यहाँ पर आ गया n1 2। ठीक है दोस्तों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे कहा गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, माध्यम n/1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, और यदि 1 2 कहेगा तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम।